हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन कुनमो उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल जाता है। अगला एपिसोड उसके बाद हम देखते हैं डेथ मोनेस्ट्री के रैंकिंग बोर्ड को, जो कि अपडेट हो जाता है और वहाँ टॉप रैंकिंग में चैन कुनमो का नाम दिखाया जाता है। लेवल 25, क्लास वेग्रेंट, टोटल क्लियर टाइम 1 आवर 40 मिनट 58 सेकेंड। ये सूचना सबको सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो उस रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए कहते हैं, ये बच्चा ये वाकई में एक स्वर्ग के द्वारा चुना गया जीनियस है। ये लेवल 25 पे होते हुए डेथ मोनेस्ट्री को क्लियर कर दिया। ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्या ऐसा हो सकता है? इतने दिनों से जो हमारी यूनिवर्सिटी का डाउनफॉल हो रहा था वो भगवान से देखा न गया और वो इसे भेज दिए। जहाँ इसी समय हम देखते हैं इस लड़की को, जो आकर कहती है, दादाजी ये समय है आपके दवाई खाने का। ये सुनकर उसके दादा आकर उस दवाई को लेते हुए उससे कहते हैं, रुक्सी इस बार तुम इस एपोक्लिसिव कॉन्टिनेंट में कितने समय तक रहने के बारे में सोच रहे हो? इस पर ये लड़की रुक्सी थोड़ा हिचकते हुए कहती है, इस बार का समय थोड़ा लंबा लग सकता है, ये 10 दिन या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। क्या ये ठीक है? ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम्हारा दादा का तबीयत अब ठीक है, तुम अब जा सकते हो, जाओ कुछ दिन एंजॉय करो, लेकिन ये ध्यान में रखना कि अब तुम वो छोटी लड़की नहीं रही। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और उसका गाल भी लाल हो जाता है और वो नर्वस होते हुए कहती है, ऐसा कोई नहीं है दादाजी, बेकार की चीजें मत सोचिए। उसके इस बात पर उसके दादा चैन कुनमो के प्रोफाइल को खोलते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मेरे पास एक कैंडिडेट है जिसे मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। ये लड़का सुंदर है और आउटस्टैंडिंग भी, और इसका क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। ये कैसा रहेगा कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलके कुछ बातें करो? इस बात को सुनकर रुक्सी तुरंत यहाँ से भागते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसे इस तरीके से भगते हुए देखकर प्रेसिडेंट अपने मन में सोचते हैं, मेरी रुक्सी बड़ी हो चुकी है, उसके पास कोई है जिसे वो पसंद करती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो एपोक्लिसिव कॉन्टिनेंट में ज़्यादा दिनों तक रुकना चाहती है। जहाँ इस समय हम देखते हैं रुक्सी को, जो कि भागकर बाहर आ चुकी होती है और वो हाँफते हुए जब अपने सांसों को अस्थिर करने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि ऊपर से उसे आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, तुम अभी भी एक लड़की हो, तुम्हें एपोक्लिसिव में सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत सारे बुरे लड़के हैं, तुम किसी के द्वारा धोखे मत खा जाना। अपने दादा के ऐसे बातों को सुनकर रुक्सी चैन कुनमो के साथ उस गन्ने वाले घटना को याद करके शर्माते हुए कहती है, ठीक कह रहे हैं, खास करके वो व्यक्ति, वो तो घटिया से भी घटिया है। और वो ऊपर की तरफ देखकर अपने आप से कहती है, बदमाश, अगर तुम्हारे पास नहीं होने पे तुमने मुझे याद नहीं किया, तब मैं दिखाऊंगी कि तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं इस सीक्रेट एलम के पोर्टल को, जहां से चैन कुनमो बाहर आता है तो इसे अपने इंतजार में टीचर्स खड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वो चौंक ही रहा होता है। तभी एक टीचर उसे कहता है, स्टूडेंट चैंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो। और उसके बगल का एक टीचर कहता है, हमारी बैटल फैसिलिटी में आओ, हम इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उन दोनों के बातों पर पीछे से एक टीचर कहता है, बकवास की बातें बंद करो, हमारा मैजिक फैसिलिटी इस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा है, ये सब तो बस एक मूर्खों का गुच्छा है। जहाँ एक टीचर जो कि सबसे पीछे खड़ा होता है वो कहता है, हमारा कमांड फैसिलिटी सबसे बढ़िया है इस यूनिवर्सिटी में, इन सब को इग्नोर करो, हमारे साथ आओ। और ये सब चीज़ें हो रहे देखते हुए हे जुनजी बहुत ही ज़्यादा चौंक कर कहता है, ये चैन कुनमो ये कितना ज़्यादा एबनॉर्मल व्यक्ति है। क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये इस साल का प्रोविजनल चैंपियन है? इसे तो नेशनल चैंपियन होना चाहिए। मैं जो कि क्विलू सिटी का एक शान हूँ, वो भी इसके सामने छोटा महसूस कर रहा है। और तभी हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो सभी से कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाओ। और वो चैन कुनमो के पास जाते हुए कहते हैं, स्टूडेंट चैन कुनमो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आज एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि तुम्हें पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में टोटल 4 डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं और तुम्हारे इस रिजल्ट के साथ तुम जिसे चाहो उसे चुन सकते हो। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा डिसीजन क्या है? डायरेक्टर के बातों को सुनकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है,
करेंटली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस ब्लू स्टार में यूनिवर्सिटीज कैसे काम करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि इनके पढ़ाने का लेवल क्या है। तो क्यों ना मैं कुछ दिन क्लास करने के लिए रिक्वेस्ट करूं और उसके बाद अपना डिसीजन बनाऊं। ये सोचकर चैन किन्मो अपने बत्तीसी को दिखाते हुए कहता है, मैंने अभी तक सोचा नहीं है, क्यों ना सबसे पहले जाकर मैं सभी फैसिलिटीज का क्लास करूं और तब देखेंगे मुझे क्या पसंद आता है। उसके इस बात पर सभी टीचर एग्री कर जाते हैं और उनमें से बैटल फैसिलिटी का टीचर कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बैटल फैसिलिटी हमेशा तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोले रखेगा, तुम जब चाहो तब आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। और मैजिक फैसिलिटी का टीचर कहता है, हमारा मैजिक फैसिलिटी भी तुम्हें हमेशा स्वागत करेगा, तुम आकर हमारे क्लासेस में बैठ सकते हो। और वो कमांड फैसिलिटी और लग्जरी फैसिलिटी वाला भी इन दोनों बातों पे एग्री कर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं मिस का सीन, जहां बैठकर सभी स्टूडेंट्स अपना खाना ठूस रहे होते हैं। जहां उसी जगह पर हम देखते हैं एक स्टूडेंट को जिसका नाम लिंग बिंग होता है और ये डिसिप्लिनरी डिवीजन का हेड होता है। ये उसी पीले बाल वाली लड़की के सामने बैठकर हंसते हुए उससे कह रहा होता है, निंगयू, मैंने अपना बहुत सारा पैसा खर्च करके ये जाय चुओ कॉन्सर्ट का 2 टिकट प्राप्त किया, क्या तुम्हारे पास समय है, चलो दोनों साथ में चलते हैं। उसके इस ऑफर को सुनकर ये लड़की निंगयू अपने मन में सोचती है, ये लड़का निंग बिंग का ताकत उतना बुरा नहीं है और इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें वो क्वालिटी है जिसे मैं कंसीडर कर सकती हूँ, लेकिन इसका शक्ल बहुत ही ज़्यादा भद्दा है, इस वजह से मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। आखिरकार अभी मुझे इसे कैसे रिजेक्ट करना चाहिए। इतना सोचते हुए इसका नज़र चैन किन्मो पे जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये तो वही है। ये सोचकर वो वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी मेरे पास कुछ काम है जो मुझे करना है, तुम वहाँ खुद ही जा सकते हो। इस बात पे वो लड़का हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। लेकिन जब वो उसे चैन किन्मो के पास जाकर बैठते हुए देखता है तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपने मन में सोचता है, डैम इट, आखिरकार उस लड़के का इस निंगयू के साथ क्या रिलेशनशिप है। और तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो अपने गुब्बारे को टाइट करते हुए कहती है, जूनियर चैन किन्मो, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। जो सुनकर चैन किन्मो उससे पूछता है, आखिरकार क्या बात है। जहां वो लड़की उसे कहती है, मैंने सुना कि तुम्हें हर एक फैसिलिटी द्वारा एक स्पेशल प्रिविलेज मिला जिससे तुम हर एक फैसिलिटी के लेसन को अटेंड कर सकते हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इस बात को सुनकर चैन किन्मो से कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन वो लड़का जिसकी बंदी भाग गई वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना सा शक्ल बनाकर कहता है, वो लड़की जो तुम्हारे पास बैठी है उसे तुम बेइज्जत करने की हिम्मत करते हो, लेकिन इससे भी घटिया बात कि तुम्हारे बातों से वो लड़की गुस्सा नहीं हुई, ये मुझे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। ये कहकर वो चैन किन्मो के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चैन किन्मो, मैंने सुना तुम्हारे बारे में, चलो खड़े हो जाओ। और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, ये मत सोचना अगर तुम्हें एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आए तो तुम एरोगेंट हो सकते हो, एक जूनियर होने के नाते तुम्हें जूनियर जैसे ही बिहेव करना चाहिए और एक डिसिप्लिनरी डिवीजन का हेड होने के नाते मुझे ये हक है तुम्हें चेक करने का। उसके इन बकवास भरे बातों को सुनकर चैन किन्मो कहता है, कितना ज़्यादा शोर, और वो अपने मुक्के को उस खाने के मेज पे मारता है जिससे वो खाना जाकर सीधे उसके मुंह पे लगता है। और ये सब कांड होते हुए देख हे जुनजी अपने खाने को खाते हुए कहता है, डैम, ये बच्चा चैन किन्मो ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, इसने पहले ही दिन डिसिप्लिनरी हेड के मुंह पर अपने खाने के ट्रे को फेंक दिया। जहां हम देखते हैं उस लड़के को जो कि चैन किन्मो के इस हरकत से थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हो जाता है और फिर वो चैन किन्मो पे अटैक करते हुए कहता है, तू घटिया बास्टर्ड, तू अपने मौत के लिए पूछ रहा है। जहां चैन किन्मो उसके अटैक को डॉज कर लेता है जिससे ये उस ब्रेंच में लगकर धराशायी हो जाता है। इसे देखकर वो लड़की भी डर जाती है और चैन किन्मो यहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरा हाथ थोड़ा फिसल गया। जिस पे वो बंदा कहता है, तू घटिया बास्टर्ड, तू बस इंतजार कर, अगर मैंने तुझसे बदला नहीं लिया तो मेरा नाम लिंग बिंग नहीं। और ये सब हो जाने के बाद हम देखते हैं क्लासरूम को जहाँ सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं और उन्हें पढ़ाते हुए एक टीचर कह रहा होता है, अपने बुक का पेज नंबर 265 खोलो और यहाँ नज़र डालो इस बजरकर के स्किल का। ये सब कहकर ये उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बड़े ही ज़्यादा गुस्से होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार वॉइस हेड क्या सोच रहे हैं जिस वजह से उन्होंने मुझे
एक थर्ड रैंकिंग के एक्सपर्ट को इस बच्चे की क्लास में भेज दिया। और उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जिसका इन सभी पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा खास रिएक्शन नहीं होता। उस रिएक्शन को देखकर टीचर कहते हैं, आखिरकार तुम्हारे इस चेहरे के साथ क्या है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही आसान है? जिस पे चैन कुनमो उस टीचर के बात को इग्नोर करके अपने मन में सोच रहा होता है, हालांकि ये जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब कुछ बेकार नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हो चुका है। ये चाहता है कि सभी स्टूडेंट्स अपने स्किल का वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे ये उसे पढ़ा रहा है। इस तरीके से तो स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये सोचकर वो अपने बुक को जोर से बंद करता है और खड़े होकर अपने मन में सोचता है, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ रहना तो समय की बर्बादी है। इस दुनिया के लोग को पढ़ाते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुझे पढ़ा सकते हैं। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ वो टीचर इसे देख लेता है और वो चिल्ला कर कहता है, स्टूडेंट चैन कुनमो, मैं 10 साल से ज्यादा से यहाँ पढ़ाते आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई भी मेरे क्लास से पहले नहीं गया। क्या किसी प्रकार का इमरजेंसी है जिस वजह से तुम्हें जाना पड़ रहा है? और अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी है भी तो तुम्हें सबसे पहले आकर रिपोर्ट करना चाहिए। ये एक रूल है, क्या तुमने इसके बारे में नहीं पढ़ा? ये सुनकर भी चैन कुनमो उसके बातों को इग्नोर करके अपने रास्ते चलते बनता है, जो देखकर उस टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में उसके सामने टेलीपोर्ट होकर कहता है, तो मुझे इस काम को करने के लिए एक अच्छा सा रीजन देना, वरना फिर तुम मुझे सख्त होने के लिए ब्लेम मत करना। उनके इस गुस्से भरे बातों को सुनकर चैन कुनमो उनसे कहता है, जब आप मुझे कारण बताने के लिए इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो चलिए मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताता हूँ। ये जो आपका पुराना तरीका है इसे आप अपने पास ही रखें, हम पे थोपने की कोशिश ना करें। चैन कुनमो के इस बात को सुनकर वो टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी समय उस क्लास के 2 स्टूडेंट्स खड़े होकर चैन कुनमो पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसमें से एक कहता है, चैन कुनमो, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन टीचर ने अपने जीवन में तुमसे ज्यादा कड़वाहट झेला है, इसलिए तुम ऐसे शब्द कहने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। और पीछे से एक स्टूडेंट कहता है, ठीक कहा, जल्दी से माफी मांगो टीचर से। और तभी वो लड़का जिस पे चैन कुनमो ने अपने खाने को फेंक दिया था, वो 2 लड़के के साथ आते हुए चैन कुनमो से कहता है, स्टूडेंट चैन कुनमो, हमारे डिसिप्लिनरी डिवीजन के रूटीन के पेट्रोल के वक्त हमें ये पता लगा कि तुम जल्दी क्लास छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि तुमने टीचर की भी बेइज्जती की। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो और हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन हॉल में चलो। उसके इन बातों पर चैन कुनमो से कुछ नहीं कहता, जहाँ वो हंसते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, तू घटिया बास्टर्ड, यही नतीजा है तुम्हारे एरोगेंट होने का। एक बार जब तुम मेरे हाथ में आ जाओगे तब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना बड़ा जीनियस हो, मैं तुम्हें जहन्नुम की साइड कराऊंगा। और वो टीचर इससे कहता है, ठीक है ले जाओ इसे। और सभी स्टूडेंट से कहता है, चलो हमारा क्लास फिर से चालू करते हैं। और अगर कोई ऐसा था जो रूल्स को तोड़ने के बारे में सोच रहा था तो इसे अपने एक सीख की तरह लो। जो सुनकर चैन कुनमो जाते हुए हंसकर कहता है, कितना चढ़ बुद्धि, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ओरेकल यूनिवर्सिटी इतना गिरते जा रहा है। उसकी ये बातें वो टीचर सुन लेता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, रुको, क्या कहा तुमने, सीधे सीधे कहो। जो सुनकर चैन कुनमो रुकते हुए कहता है, अगर तुम सच जानना ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुमने पढ़ाते समय बहुत सारी गलतियाँ की। अगर तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से चला जाए तो कोई भी व्यक्ति एडवांस लेवल तक नहीं पहुँच पाएगा। ये सुनकर तो मानो इस टीचर का हृदय ही बाहर आ जाता है। ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अगर तू इतना सक्षम है कि मेरी गलतियों को दिखा सके तो आकर दिखाओ सबके सामने। अगर तुमने मेरे गलतियों को दिखा दिया तो मैं कल रिजाइन दे दूंगा और फिर इसके बाद मैं अपने शेष पूरे जीवन में किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक वेगरेंट जो कि अभी तक अपने अवेकनिंग से भी नहीं गुजरा है वो मेरे गलतियों को दिखा सके। और उसके बातों को सुनकर चैन कुनमो उसे बताना शुरू करता है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की। वो उन सभी स्टूडेंट को थ्योरी के रूप में बता रहा होता है कि कहाँ इस टीचर ने गलती की। और उसके इस थ्योरी को देखकर स्टूडेंट्स आपस में बात करना शुरू करते हैं, ये गलत नहीं है, ये जो कह रहा है वो तो वाकई में सही है। जहाँ चैन कुनमो ऐसे कर करके उसके सारी गलतियों को पॉइंट कर देता है और वो सभी से कहता है कि सभी के पास सोचने की क्षमता है। मैंने अभी अभी जो कहा हो सकता है उनमें भी कुछ गलतियां हो, इसलिए तुम्हें अंधाधुंध कुछ भी नहीं विश्वास कर लेना चाहिए।
और वो हंसते हुए कहता है, टीचर गैन, मैंने सारी गलतियां बता दी, अब ऐसी कोई गलती नहीं है जिसे मैं सही कर सकूं। और ये सब देखकर तो टीचर गैन का पैर से जमीन ही घिसक जाता है। वो हड़बड़ा कर गिरते हुए कहते हैं, आखिरकार ये कैसे संभव है? वास्तव में एक फर्स्ट ईयर का नया स्टूडेंट मुझसे ज्यादा जानता है इन सब थ्योरियों के बारे में। और इसी समय हम देखते हैं कुछ लोगों के एक ग्रुप को जो आकर निंगबिंग से कहता है, निंगबिंग, हम सब यहाँ डीन के इंस्ट्रक्शन पे आए हैं। तुम यहाँ इस साल के चैंपियन को पब्लिकली इंसल्ट करते हुए पाए गए हो, इसलिए हमारे साथ आओ। ये कहकर वो सब उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स बात करते हुए जा रहे होते हैं। क्या तुमने सुना, डिसिप्लिनरी डिवीजन का जो हेड है उसे सजा दिया गया क्योंकि उसने चेन कुनमो को ऑफेंड कर दिया था। इस पे दूसरा बंदा कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, टीचर गैन यूजी को रिजाइन देना पड़ा उसके कारण। और एक स्टूडेंट कहता है, ये बंदा चेन कुनमो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, ये 4 ग्रेड फैसिलिटी को कुछ नहीं समझता, ये जब चाहे तब आता है और जब चाहे तब चला जाता है। और एक स्टूडेंट कहता है, मैंने तो ये तक सुना है कि प्रेसिडेंट उसके काम से बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गए और उसे मिलने को बुलाया है। जहां इसी समय हम देखते हैं डायरेक्टर और चेन कुनमो को, जो कि प्रेसिडेंट के कैबिन की तरफ जा रहे होते हैं। जाते वक्त डायरेक्टर चेन कुनमो से कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुमने सक्सेसफुली उन सभी मूर्खों को इस स्कूल से निकलवा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब अभी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होंगे और यूनिवर्सिटी में कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करेंगे। जहां ये सब प्रेसिडेंट के कैबिन के पास आ चुके होते हैं। यहाँ आकर डायरेक्टर इससे कहते हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट निंग उन सब से डील करने के बारे में बहुत पहले से सोच रहे थे। जहां चेन कुनमो ये सरनेम निंग को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और इसे याद आता है उस बड़े गुब्बारों वाली लड़की के बारे में, जब उसने अपना नाम इसे लिंग रुक्सियो बताया होता है। उन सभी घटनाओं को याद करके ये अपने मन में सोचता है, सरनेम निंग से इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? ये सोचकर वो उस दरवाजे को खोलकर इंटर करता है, जहां वो देखता है उसी ओल्ड मैन को। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, जिस पर प्रेसिडेंट उसे चौंकते हुए देखकर कहते हैं, छोटा दोस्त, हम सब दोबारा मिल गए। इस बुढ़े को देखकर चेन कुनमो सोचता है, ये तो वही बुढ़ा है, और वो हंसते हुए कहता है, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरा जो किस्मत है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। जो सुनकर प्रेसिडेंट अपना ऑरा रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर चेन कुनमो भी अपने ऑरे को रिलीज करना शुरू कर देता है और प्रेसिडेंट फिर अपने ऑरे को हटाकर हंसते हुए कहते हैं, युवा पीढ़ी सचमुच हमसे आगे निकल जाएगी। और वो उससे कहते हैं, 4 ग्रेट फैसिलिटीज के साथ तुमने जो किया वो मैंने पहले ही सुन लिया है, इसके बारे में मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं करूंगा और ना ही मैं तुम्हारे पास्ट को इन्वेस्टिगेट करूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए मात्र एक ही क्वेश्चन है। ये कहकर वो उसके पास आकर उससे पूछते हैं, अगर मैं तुम्हें ओरेकल यूनिवर्सिटी के सबसे यूनिक क्लास का हेड टीचर बनने का ऑफर दूंगा तो क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत करोगे? ये सुनकर चेन कुनमो हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे उस क्लास का फुल अथॉरिटी दें। उसके बातों को सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, जबकि मैंने तुम्हें चूज किया है तो क्या हो अगर मैं तुम्हें एक इंपीरियल स्वॉर्ड दूं, और रही बाकी की बात तो चिंता मत करो, बदले में कुछ दिए बिना मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा। और वो उसे बिठा कर कह रहे होते हैं, अगर और तुम्हारा कुछ रिक्वेस्ट है तो मुझे बताओ, जब तक तुम्हारा रिक्वेस्ट तुम्हारे औकात से ज्यादा नहीं होगा तब तक मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस बात को सुनकर चेन कुनमो सोचते हुए कहता है, मुझे कुछ कीमती इंटरमीडिएट ग्रेड के अल्केमी के ब्लूप्रिंट्स चाहिए थे। उसके रिक्वेस्ट को सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, बस ये तो बढ़िया है, ना ही तुम ज्यादा एरोगेंट हो और ना ही ज्यादा लालची, तो तुम्हें जो आइटम चाहिए वो तुम्हें ब्लूप्रिंट म्यूजियम में मिलेगा और वहां से किसी भी आइटम को लेने के लिए तुम्हें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलो मैं तुम्हें 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट देता हूँ, जो चाहिए वो जाकर ले लो। प्रेसिडेंट ये सब बोल ही रहे होते हैं, उसी बीच चेन कुनमो का मोबाइल रिंग करने लगता है और जब वो मोबाइल निकाल कर देखता है तो वो हुआंग तियान का फोन होता है और प्रेसिडेंट उससे कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, तुम आराम से बात करो। जो सुनकर चेन कुनमो भी उसका फोन उठा लेता है, जिससे उस साइड से हुआंग तियांग जल्दी जल्दी बहुत कुछ बोलना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है, हेलो लोमो, बहुत समय से नहीं मिले और क्या तुम्हें मेरा याद आया? मैंने तुम्हें आज इसलिए फोन किया है क्योंकि मेरे पास आज 2 गुड न्यूज है तुमसे शेयर करने के लिए, तुम कौन सा सुनना चाहोगे? जहां हुआंग तियान के इतने सारे बातों पर चेन कुनमो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, जिस पर हुआंग तियांग फिर से कहता है,
हेलो, आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं जानता हूँ कि तुम सुन रहे हो। चलो भूल जाओ इसे, मैं सीधे तुम्हें बताता हूँ। पहला गुड न्यूज़ ये है कि मैं लेवल 30 पे पहुँच चुका हूँ। और दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि मेरे अवेकनिंग के लिए मुझे एक इंटरनल हेल्पर की ज़रूरत है, जो कि तुम हो। तो अब बताओ, क्या तुम ये सुनकर सरप्राइज हो? वो उससे कहे जा रहा होता है कि लेवल 30 के नीचे से किसी भी व्यक्ति को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिससे मैं अमेजिंग मानता हूँ। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मित्र, यार, परम प्रिय। तुम्हें पक्का ही मेरा मदद करना होगा। उसके इन सभी बातों पर चैन कुनमो उसे कहता है, तुम एक ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो और तुम ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी से किसी को नहीं ढूंढकर बाहर से ढूंढ रहे हो। क्या यह अनुचित नहीं है? इस बात पर हुआंग तियांग कहता है, मैं जिसे चाहूँ उसे चुन सकता हूँ, इससे दूसरे का क्या लेना देना। ये जानकर चैन कुनमो कहता है, ठीक है, जब तुम्हें डर नहीं लग रहा तो मेरा इससे क्या। भेज देना मुझे एड्रेस जहाँ मुझे आना है। ये कहकर वो उसके फोन को रख देता है। और तभी प्रेसिडेंट इससे कहते हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारा सोशल सर्कल इतना बड़ा होगा कि तुम्हें एक लेवल 25 के स्टूडेंट को कोई अपने इंटरनल हेल्पर के रूप में रखेगा। ये तो हमारी कंट्री की हिस्ट्री में भी अभी तक नहीं हुआ है। क्या लगता है तुम्हारी सक्सेस होने का कितना % चांस है? इस बात पर चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, 100%। और वो उनसे बातें करने के बाद एक जगह पर आकर कहता है, ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी जाने से पहले चलो कुछ चीजें खरीदते हैं। यहाँ से मैं अपने लिए लेवल 4 के ट्रांसफॉर्मेशन स्लॉट के लिए एक सूटेबल ब्लूप्रिंट ले सकता हूँ। ये कहकर जब वो अंदर की तरफ जा रहा होता है, तब वहाँ खड़े एक स्टाफ इससे कहता है, स्टूडेंट पहले अपने आईडी कार्ड को यहाँ डालिए। जहाँ उसके बातों को समझकर चैन कुनमो अपने आईडी को वहाँ स्वैप करता है। इससे सिस्टम के द्वारा अनाउंस करके बताया जाता है, नाम चैन कुनमो, स्टूडेंट आईडी 50001, करेंट कंट्रीब्यूशन पॉइंट 1 लाख। ये सुनकर कि इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट 1 लाख है, वो स्टाफ वाली लड़की भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो कहती है, क्या 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट? और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपका वेरिफिकेशन कंफर्म हुआ। और कुछ लोग जिन्होंने इस अनाउंसमेंट को सुना होता है, वो सब भी बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? कोई मुझे थप्पड़ मारो ताकि मैं जग जाऊं। उससे स्कूल आए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से इसके पास 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। और पीछे से एक लड़का कह रहा होता है, धत तेरी के, मैं 1 साल से घिस रहा हूँ, तब जाके मैंने 8000 पॉइंट जमा किए हैं और इसे देखो, आते ही इसके पास 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट हैं। असली मजे तो इसके हैं। और तभी हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि इस म्यूजियम के तीसरे फ्लोर पे आ चुका होता है और ये यहाँ पे पंक्तिबद्ध रखे गए सभी ब्लूप्रिंट्स को देखकर कहता है, तो क्या यही है जिसे वो सब म्यूजियम कहते हैं? इतना सारा ब्लूप्रिंट्स, ऐसा लगता है कि ओरेकल यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और ये यहाँ टहलते हुए इन सभी ब्लूप्रिंट्स के क्वालिटीज को देख रहा होता है। वहाँ पर एक एलिक्सर ऑफ स्पिरिट का ब्लूप्रिंट होता है, इससे आपका स्पिरिट 5 से बढ़ जाएगा और ये 1 घंटे तक रहेगा। इसका प्राइस 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। एक होता है एलिक्सर ऑफ मेग्मा, ये आपके फायर के डैमेज को 25 से इंक्रीज कर देगा और ये 1 घंटे तक रहेगा और इसका प्राइस 600 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। और फिर एलिक्सर ऑफ फ्रोस्ट, ये आपके बर्फ के स्पेल को 25 से इंक्रीज कर देगा और ये 1 घंटे तक रहेगा। इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी 600 होता है। एलिक्सर ऑफ डिटेक्शन, ये आपके डिटेक्शन के स्किल को 50% से इंक्रीज कर देगा, वो भी 3 मिनट के लिए। इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट 700 होता है। इन सभी लो लेवल के ब्लूप्रिंट्स को देखकर चैन कुनमो कहता है, ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कुछ अच्छा है मेरे लिए, चलो आगे चलकर देखते हैं। ये कहकर वो नेक्स्ट कैबिन में आता है, जहाँ पर इससे हाई लेवल के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। जंगल ऑफ रेडमी, एक्सीलेंट ग्रेड का ब्लूप्रिंट, ये आपके सभी नॉन फेटल अटैक को रिमूव कर देगा। इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट 900 होता है। ऑयल ऑफ इमोलेशन, एक्सीलेंट ग्रेड का ब्लूप्रिंट, इससे आप अपने 10 मिनट के रेडियस में प्रत्येक 30 सेकंड में 2 बार फायर का हमला रिलीज कर सकते हैं, जिससे उस दायरे के अंदर में सभी को 50 का डैमेज मिलेगा। इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट 12,000 होता है। एलिक्सर ऑफ मैजिक, एक्सीलेंट ग्रेड का ब्लूप्रिंट, ये आपके मैजिक स्पेल के डैमेज को 35 से इंक्रीज कर देगा, वो भी 1 घंटे के लिए। इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट 18,000 होता है। इन सभी को देखकर चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, इतना बुरा भी नहीं।
अगर यहाँ से शुरुआत किया जाए तो अच्छा ब्लूप्रिंट्स आना शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे बस एक ब्लूप्रिंट की जरूरत है जिसके इफेक्ट को मैं अपने स्किल में तब्दील करूंगा। इसलिए मैं सभी ब्लूप्रिंट्स को देखूंगा ताकि मुझे बाद में पश्चाताप ना हो। ये कहकर वो एक बड़े से पिलर के पास आता है जहाँ पे 4 ठो ब्लूप्रिंट चिपके होते हैं। उसे देखकर वो कहता है, यहाँ रहा अल्केमी एरिया के इंटरमीडिएट ग्रेड के 4 ठो इपिक ब्लूप्रिंट्स। उन ब्लूप्रिंट्स में पहला होता है एलिक्सर ऑफ मेज ब्लड। ये प्रत्येक 5 सेकंड में आपके 100 MP को रिकवर कर देगा, वो भी 1 घंटे के लिए। इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट 2500 होता है। दूसरा होता है लिमिटेड इनवर्बिलिटी पोशन। ये आपके मैजिक स्पेल के डैमेज को 35 से 1 घंटे के लिए बढ़ा देगा और इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी 2500 होता है। तीसरा होता है प्यूरिफिकेशन। ये आपके सारे एबनॉर्मल स्टेटस को एलिमिनेट कर देगा। इसका प्राइस 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट होता है। और चौथा होता है एलिक्सर ऑफ एंसेस्ट्री। ये पोशन 1 घंटा के लिए आपके सारे एट्रीब्यूट को 8 से इंक्रीज कर देगा और इसका प्राइस होता है 3500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। इन सभी को देखकर चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आया। मैं यहाँ से प्यूरिफिकेशन ले जाऊंगा। मिड से लेट स्टेज तक बहुत सारे ऐसे बॉस हैं जिसके पास डिबफ्स हैं, और अगर मैंने इस प्यूरिफिकेशन के इफेक्ट को अपने स्किल के रूप में ट्रांसफॉर्म किया तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा मदद पहुंचाएगा। ये कहकर वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, सिस्टम, मैं चाहता हूँ कि तुम प्यूरिफिकेशन को ट्रांसफॉर्म करो। इससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट को एक सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और होस्ट को एक नया पैसिव स्किल प्राप्त हुआ है, प्यूरिफिकेशन, जहां हम देखते हैं ये स्किल प्यूरिफिकेशन के स्टेटस को। इस स्किल की मदद से ये अपने बॉडी पे एक बफ को रिलीज कर सकता है जिससे 5 सेकंड के लिए इसके सारे एबनॉर्मल स्टेटस रिमूव हो जाएंगे। और इस स्किल को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए इसे 3 मिनट तक रुकना होगा। चैन कुनमो अपने इस स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा आनंदित होते हुए कहता है, ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसके मदद से मैं उन डिस्कस्टिंग मिड स्टेज बॉस को इग्नोर कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपने स्टेटस विंडो को क्लोज करके कहता है, अगला मुझे हुआंग तियांग के प्रोग्रेस को देखना चाहिए कि वो कैसा कर रहा है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का सीन, जहां चैन कुनमो आ चुका होता है और वो आते ही हुआंग तियांग को कॉल लगाता है, जहां उस साइड से हुआंग तियांग इससे कहता है, हेलो हेलो, क्या ये लोमो है? क्या तुम तैयार हो? तुम अभी जाकर मेरे स्कूल के आसपास घूमो, तब तक मैं अपना मीटिंग ओवर करके तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर वो उसके फोन को काट देता है। इस पर चैन कुनमो गुस्सा करते हुए कहता है, ये रास्कल, क्या ये तरीका है तुम्हें उससे बात करने का जो तुम्हें फ्री में मदद कर रहा है? यहाँ तक कि इसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। और तभी इसका नजर एक जगह जाता है जहाँ कुछ लोगों का भीड़ जमा हुआ होता है और वहाँ स्टेज पे खड़े होकर एक व्यक्ति कह रहा होता है सभी से, मैं झाओ दाबो अपना 11वां जीत हासिल करने जा रहा हूँ। अगर ये किसी को पसंद नहीं तो वो आकर मुझे चैलेंज कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर तुम मुझसे जीत जाओगे तो ये जो प्राइज के रूप में पूल है वो फिर तुमसे बिलोंग करेगा। हमें बताया जाता है इस झाओ डाबो के बारे में। ये ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी का 4th ईयर का स्टूडेंट है जो कि एक लेवल 30 का स्प्लिट फायर अवेकनर है। इसे देखते हुए चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी वाकई में एक टॉप यूनिवर्सिटी है। ये स्टूडेंट्स को पब्लिकली फाइट करने के लिए इनकरेज कर रहा है। ये तर्क बनाता है, इससे सभी लोग ताकतवर हो पाएंगे। और इसी पल अरीना के नीचे खड़े हुए एक स्टूडेंट हंसते हुए उससे कहता है, झाओ डाबो, क्या तुम्हारे लिए अपने जूनियर्स को चीट करना एम्बैरेसिंग बात नहीं है? आखिरकार तुम्हारे इस अरीना के रूल्स क्या हैं? बताओ मुझे। उसके इन बातों को सुनकर झाओ डाबो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, लियाओ जिनगुआई, अपने इन घटिया से मुंह को बंद रखो। मैं सभी के सामने एक अरीना को इस्टेब्लिश किया हूँ तो ये स्वाभाविक है कि मैं रूल्स भी सेट करूंगा। आखिरकार मैं चीटिंग कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम अरीना में आके फाइट करना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो ज्वाइन करने के लिए। जब तक तुम 4 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन का बेट लगाते हो तब तक तुम इस अरीना में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें ये प्राइज पूल मिल जाएगा। इन बातों को सुनकर वो बंदा अपना एक गोल्डन कार्ड निकाल कर कहता है, 4 मिलियन बहुत ही ज्यादा कम है। क्या तुम 6 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन पे बेट लगाने की हिम्मत करते हो? उसके इस ऑफर को सुनकर वो अपने मन में सोच रहा होता है, कारण कि मैंने इस अरीना को एस्टेब्लिश किया है वो इसलिए है
क्योंकि मैं यहाँ से पैसा कमाकर अपने उस हेल्पर को देना चाहता हूँ जिसे मैंने रिक्रूट किया है अपने अवेकनिंग मिशन को पास करने के लिए। जब तक मैं इस लड़ाई को जीत जाऊंगा तब तक मैं अपना सेकंड अवेकनिंग प्राप्त कर सकता हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इससे, आ जाओ अरीना में। उन दोनों को अरीना में आते हुए देखकर वहां खड़े हुए लोग तरह तरह के बातें करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति कह रहा होता है ये लियाओ जिनगुआन है, वाकई में एक कचरा है। ये अपने ब्लेड मास्टर क्लास का यूज कर रहा है एक ईमानदार व्यक्ति को बुली करने के लिए। उसके बात को सुनकर एक और लड़का कहता है मैंने सुना था कि इन दोनों के बीच दुश्मनी है, इसलिए ये दोनों आज अपनी दुश्मनी को यहाँ खत्म करने आए हैं। और एक स्टूडेंट कहता है मैं झाओ डाबो को सपोर्ट करता हूँ, उसके अरीना में हमेशा निष्पक्ष लड़ाई होते हैं, यहाँ तक कि जो व्यक्ति हार जाता है वो भी अपने हार को स्वीकार करता है। इन बातों को सुनकर एक व्यक्ति उससे कहता है तुम्हारे सपोर्ट का क्या ही करेगा वो, लियाओ झिनगुआई बस ताकतवर ही नहीं है बल्कि उसका फैमिली भी बहुत ही ज्यादा अमीर है। झाओ डाबो पक्का इस बार हारने जा रहा है। और उन दोनों को लड़ाई के लिए जाते हुए देखकर चैन कुन अपने मन में सोचता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे यहाँ एक शो देखने को मिलेगा, जबकि मेरे पास अभी फ्री टाइम है, तो चलो ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के क्वालिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। और तभी हम देखते हैं उस अरीना में जहां झाओ डाबाओ अपने गन से उस पे लगातार बुलेट्स फायर कर रहा होता है और लियो जिनगुआ है अपने शॉट से उन सभी बुलेट्स को ब्लॉक करके डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसे इन सभी को डॉज करते वक्त बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। वो बहुत ही परेशानी में अपने मन में सोचता है आखिरकार आज इसने किस प्रकार का ड्रग्स लिया है जिस कारण से ये इतना ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं भी पीछे धकेले जा रहा हूँ। नहीं, मैं अपना पैसा खोना बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बेइज्जती नहीं, मुझे इस पर एक सरप्राइज अटैक करना होगा। ये सोचकर वो अपने एक हाथ को पीछे कर लेता है जहां उस हाथ में उसने कुछ छुपा रखा होता है, जिसे चैन कुन नोटिस कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है अब जब ये हारने वाला है तो क्या ये कुछ डर्टी ट्रिक्स खेलने जा रहा है। और तभी ये लियाओ जिनजी अपने छुपाए गए हाथ से एक आयरन ग्रेनेड को फेंक देता है। हमें बताया जाता है इस ग्रेनेड के बारे में, ये 30 मीटर के रेडियस में 600 से 700 तक डैमेज देगा और ये टारगेट को 3 सेकंड के लिए नतमस्तक कर देगा। और हम देखते हैं उस ग्रेनेड को देखकर वो झाओ डाबाओ बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो उससे कहता है तुम वास्तव में अरीना में एक टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, लियो जिंगहुआ है, तुम तो वाकई में बेशरम हो। जहां उसके इतने कहते ही वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और इससे ये पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुका होता है। उसे देखकर वो लियो जिंगहुआ है हंसते हुए कहता है ये कैसा था, क्या आयरन ग्रेनेड का टेस्ट तुम्हें अच्छा लगा। और वो उसका 4 मिलियन का कार्ड लेते हुए कहता है अभी के लिए मैं 4 मिलियन रखता हूँ और बाकी मैं कल तुमसे लेने आऊंगा। और अब जबकि मैं इस अरीना का होस्ट हूँ तो रूल पहले की तरह ही होंगे, जिसमें हिम्मत है वो आकर मुझे चैलेंज कर सकता है। और तभी इन सभी चीजों को देखकर चैन कुनमो हंसते हुए वहां से जाने लगता है, जिसे वो लियो जिंगहुआई भी नोटिस कर लेता है और वो उससे कहता है हे ग्रे टी शर्ट में तू लड़का, क्या तू अभी हंस रहा था। और उसके बातों को सुनकर चैन कुनमो पीछे घूमकर उससे कहता है क्या तुम निश्चित हो कि तुम मुझे ही बुला रहे हो। चैन कुनमो के इस बात पर वो उससे कहता है हाँ मैं तुझे ही बुला रहा हूँ। हमारा ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ कोई भी कुत्ता बिल्ली जब चाहे तब आ सकता है और जब चाहे तब जा सकता है। और क्या थोड़ी देर पहले तुम हमारी यूनिवर्सिटी पे हंस रहे थे। उसके इन बातों पर चैन कुनमो उससे कहता है मैं ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे हंसने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन बातों को सुनकर वो लियो जिंगहुआई हंसते हुए कहता है एक बाहर का स्टूडेंट और पहले से ही इतना ज्यादा एरोगेंट, मैं अभी भी अरीना में हूँ, क्या तुम हिम्मत करते हो मुझे चैलेंज करने की। उसके इतने कहने की ही देर थी कि चैन कुनमो जल्दी से कूद कर अरीना में आ जाता है और उससे कहता है अभी का प्राइस 12 मिलियन है कि नहीं। ये कहकर वो अपना एक गोल्डन कार्ड और एक प्रॉपर्टी के कागज को निकालते हुए कहता है मेरे पास यहाँ 6 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन और कैपिटल में एक 20 मिलियन की प्रॉपर्टी है, अब क्या तुम इस बेट को स्वीकार करने की हिम्मत करते हो। चैन कुनमो के बातों को सुनकर उसे देख रहे सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है डैम, इस बंदे ने जो सब पहना है वो सभी 1 मिलियन से ऊपर का है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये भी इतना ज्यादा रिच होगा। जो सुनकर उसके बगल का व्यक्ति उसके तरफ उंगली करते हुए कहता है रुको, ये तो मात्र लेवल 25 का है
और इससे भी महत्वपूर्ण इसका क्लास वेग्रेंट है। उन दोनों के बातों को सुनकर उसके आगे का एक लड़का कहता है, देखने में ऐसा लगता है कि ये अमीर घर का एक बिगड़ैल लड़का है जो कि आज हमारे स्कूल अपने पैसे को डोनेट करने आया है। और वो लियो जिंगुआ है, खुश होते हुए कहता है, ऑल राइट, जबकि तुम अपने पैसे को देने के लिए इतना उतावला हो तब मैं तुम्हारे पैसे को स्वीकार करूंगा। आज मैं तुझे दिखाऊंगा। इतना वो कह ही रहा होता है तभी चैन कुनमो उसकी नजर से गायब हो जाता है, जो देखकर वो कहता है, आखिरकार ये कहाँ गया। जहां उसी समय चैन कुनमो तेजी में इसके पास आकर अपने घुटने से इसे जोर का मारता है, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट जाती है। और ये खून की उल्टी करते हुए अपने मन में सोचता है, आखिरकार अभी क्या हुआ। और उसी समय हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि एक कैबिन को खोलकर आकर कहता है, प्रोफेसर लियाओ, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, आपको जल्दी से फाइटिंग अरीना में जाकर एक नजर डालनी चाहिए। उसके बातों को हल्के में लेते हुए प्रोफेसर लियाओ कहते हैं, इतना बड़ा उपद्रव करना कितना अनुचित है। ये सब कहकर वो अपने एक किताब को पढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो स्टाफ फिर से हड़बड़ाते हुए कहता है, प्रोफेसर लियाओ, फाइटिंग रिंग में आपका बेटा लड़ रहा था और वो अभी बहुत ही ज्यादा जख्मी है, आपको जल्दी से जाकर उसे देखना चाहिए वरना कहीं देर ना हो जाए। और ये जानकर कि जो जख्मी है वो उसका बेटा है, ये चौंक कर खड़े होते हुए जोर से कहता है, क्या, कौन है जिसने हिम्मत करी मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की। और इसी समय हम देखते हैं अरीना का सीन, जहां पर वो लियो जिंगुआ है जख्मी हालत में पड़ा होता है और सभी लोग इन्हें देखकर बातें करते हुए कह रहे होते हैं, डैम, देखो इस लड़के को, इसने एक ही पल में लियो जिंगुआ को गिरा दिया। और कुछ कह रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इसका मूव भी नहीं देख पाया। जो सुनकर और लोग कह रहे होते हैं, और ये बस एक वेग्रेंट है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और चैन कुनमो हंसते हुए उस जख्मी लियो जिंगुआ से कह रहा होता है कि वो जो अभी अभी इस बेट में पैसा हारा है वो उस पैसे को चुकाए। और ये सुनकर वो लियो जिंगुआ अपने मरियल सी हालत में कहता है, क्या तुम मुझे कुछ और दिन दे सकते हो इस पैसे को चुकाने के लिए। जहां ये सुनते ही चैन कुनमो उसके पेट पे एक जोर का लात मारता है और उससे कहता है, क्या कहा तुमने, जरा जोर से कहो। जहां उस लियो जिंगुआ के मुंह से खून निकलने लगता है और चैन कुनमो उससे कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर ये कांपते हुए कहता है, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, मैं डेफिनेटली तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, लेकिन बस तुम्हें तब तक इंतजार करना है जब तक मेरे पापा यहाँ नहीं आते। वो इस ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। ये सुनकर चैन कुनमो अपना टेढ़ा सा शक्ल बनाकर उससे कहता है, ओ, ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, क्या ये इतना ज्यादा इम्प्रेसिव है। और इसके इन बातों को सुनकर यहाँ खड़े सारे स्टूडेंट्स इस पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है, आखिरकार तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुमने हिम्मत कैसे किया हमारे टीचर्स को इंसल्ट करने की। और एक स्टूडेंट कहता है, ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी एक ऐसा जगह नहीं है जहां आकर तुम कुछ भी बकवास करो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। ये सुनकर एक और स्टूडेंट कहता है, हमें बस इंतजार करना चाहिए हमारे टीचर्स के यहाँ आने का, फिर देखना इसे इसके शब्दों का कीमत जरूर चुकाना होगा। और उन सभी के बातों को सुनकर चैन कुनमो उन सभी से कहता है, क्या तुम सभी मुझसे सहमत नहीं हो। अगर सहमत नहीं हो तो अरीना अभी भी खुला है और रूल्स पहले के तरह ही हैं। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आकर मुझे चैलेंज करो। चैन कुनमो के ऐसे बातों को सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, जिनमें से वहाँ एक पीले बाल वाला लड़का कहता है, प्राइस अभी 38 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन है, आखिरकार इसे कौन ही अफोर्ड कर पाएगा। उस स्टूडेंट के इस बात पर चैन कुनमो उससे कहता है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो चलो मैं बेट को छोटा कर देता हूँ, तुम मात्र 3 मिलियन में ही बेट लगा सकते हो और अगर तुम जीतोगे तो 38 मिलियन तुम्हारे होंगे। चैन कुनमो के इस बात को सुनकर एक व्यक्ति अरीना में आते हुए कहता है, मैं गॉन फे हूँ, मैं 3 मिलियन का बेट लगाता हूँ। जहां उसे देख सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सब बातें करते हुए कहते हैं, देखो सीनियर गॉन खुद ही गए हैं, ये एक ग्रेजुएट क्लास से हैं और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, ऐसा लगता है कि हम सब बच चुके हैं। जहां उसके अरीना में लैंड करते ही उसे वापस लात मार के अरीना से फेंक दिया जाता है और चैन कुनमो उबासी लेते हुए कहता है, इसे जारी रखो, अब जो प्राइज है वो 41 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन हो चुका है।
वो इतना कह ही रहा होता है तभी प्रोफेसर लियाओ आते हुए उससे कहते हैं, कितना घमंडी, आखिरकार किस यूनिवर्सिटी से हो तुम। और उनके ऐसे बातों को सुनकर सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं। देखो प्रोफेसर लियाओ आ चुके हैं, अब यहाँ एक अच्छा शो होने वाला है। आखिरकार इसने इसके बेटे को पीटा है, ये इतने आसानी से तो इसे नहीं जाने देगा। और अपने बेटे को इस जख्मी हालत में देखकर प्रोफेसर लियाओ चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम में हिम्मत है मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की, जल्दी से छोड़ो उसे। और चैन क्विनमो उसके बातों को सुनकर उसके बेटे के शरीर पे अपने पैर को रखते हुए कहता है, क्या ये कोई मजाक है? तुम्हारे बेटे ने मेरा पैसा रखा है, जब वो पैसा चुका देगा तब मैं उसे जाने दूंगा। उसके इस बात पर प्रोफेसर लियाओ इससे पूछते हैं, आखिरकार कितना पैसा चुकाना है इसे। तो इस पर चैन क्विनमो इससे बताता है, अरीना के रूल के हिसाब से इस पर मेरा 26 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन है। 26 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन के बारे में सुनकर तो इस प्रेसिडेंट का भी पसीना छूटने लगता है। ये गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचता है, मैं बस कुछ नहीं होने को अपना इतना सारा पैसा खो रहा हूँ। इससे मैंने अपने पूरे साल भर के मेहनत में सेव करा था। लेकिन वो अपने बेटे की खातिर उस चेक पर साइन कर देते हैं और वो उसे चैन क्विनमो को देते हुए कहते हैं, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल गया, अब चलो जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ो। उस चेक के आते ही चैन क्विनमो सबसे पहले उसे अच्छे से चेक करता है और फिर उसके बेटे को लात मारकर उसके तरफ फेंक देता है। और उसका बेटा खून की उल्टी करते हुए कहता है, डैड आपको मेरा बदला लेना होगा। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। तो प्रेसिडेंट उसे दो स्टूडेंट को थमाकर चैन क्विनमो से आकर पूछते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ किस यूनिवर्सिटी ने तुम्हें यहाँ भेजा है और क्या तुम हमारे ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी को चैलेंज करने आए हो? चैन क्विनमो उसके बातों को इग्नोर कर कर अपने रास्ते चलते बनता है। ये देखकर वो प्रोफेसर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे चिल्लाते हुए कहता है, तू घटिया बास्टर्ड, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? क्या तू बहरा है? ये सुनकर चैन क्विनमो उसके तरफ देख कर कहता है, अपने बकवास की बातें बंद करो। क्या तुम ये देख नहीं सकते कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ? क्या तुम दिमाग से पैदल हो? इन बेइज्जती भरे शब्दों को सुनकर प्रोफेसर गुस्से में उस पर अपने मुक्के को चलाते चलाते रुक जाते हैं। ये देखकर चैन क्विनमो हंसते हुए कहता है, क्या तुम में हिम्मत है मुझे पीटने की? उन्हें देख रहे कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, डैम, प्रोफेसर लियाओ का लेवल चैन क्विनमो के लेवल से 20 लेवल ज्यादा है, इसलिए अगर वो चैन क्विनमो को पीटेंगे तो वो न्यूबी हंटिंग बिहेवियर कहलाएगा और इससे हमारे यूनिवर्सिटी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना होगा। धत, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो चैन क्विनमो से डील कर सके। तभी एक स्टूडेंट कहता है, देखो सीनियर हुआंग तियांग आ चुके हैं। और हुआंग तियांग जब आकर ये सब देखता है तो ये अपने मन में सोचता है, ये लौमो ये वाकई में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये किस जगह पे है, ये हमेशा ही लोगों से घिरा हुआ होता है। और स्टूडेंट्स ये देखकर कि हुआंग तियांग आ चुका है, वो सभी उससे जाके कहने लगते हैं, सीनियर हुआंग तियांग कृपया हमारे लिए खड़े होइए। इस व्यक्ति ने हमारे स्कूल से 7 स्टूडेंट को घायल कर दिया और ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। यहाँ तक कि इसने प्रोफेसर लियाओ के बेटे को भी जख्मी कर दिया और प्रोफेसर लियाओ से 26 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन लिया। अब आप ही हैं जो हमें न्याय दिला सकते हैं, आगे बढ़िए और नायक बनिए। उन सभी के बातों को सुनकर हुआंग तियांग डरते हुए अपने मन में सोचता है, ये लौमो तो वाकई में बहुत ही ज्यादा औसम है। मुझे थोड़ी ही देर हुए हैं यहाँ आने में और ये इतने में ही पूरे ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी को अपना दुश्मन बना लिया। ये सोचकर वो हंसते हुए सभी से कहता है, ऐसा लगता है कि आप सभी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। ये जो स्टूडेंट है ये मेरा गेस्ट है, मैंने इसे बुलाया है, तो अच्छा होगा आप सबके मन में जो दुश्मनी है उसे भुला दें और इस मामले को यहीं रफा दफा करें। उसके इन बातों को सुनकर प्रोफेसर लियन अपने मन में सोच रहे होते हैं, डैम इट, ये बच्चा हुआंग तियांग के द्वारा इनवाइट किया गया है। मैं ये सोच रहा था कि ये बच्चा हुआंग तियांग इसे पीट कर मुझे अपने गुस्से को शांत करने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कोई मदद नहीं किया जा सकता। ये सोचकर वो वहां से जाते हुए कहते हैं, इस मामले को मैं इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा, हम सब दोबारा मिलेंगे। और हुआंग तियांग निराश होते हुए कहता है, लौमो आज तुमने वाकई में परेशानी खड़ी कर दी। खैर छोड़ो इसे, चलो मैं तुम्हें सेकेंड अवेगनिंग के एग्जामिनेशन रूम में ले चलता हूँ। उसके इन बातों को सुनकर चैन क्विनमो उसे पीटते हुए कहता है, तुम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि मैंने परेशानी खड़ी की। क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि जो परेशानी खड़ी कर रहा था वो कौन था?
ये सुनकर हुआंग तियांग भी हंसने लगता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के मजे ले रहे होते हैं और इन्हें देख रहे स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, सीनियर हुआंग तियांग कहाँ जाने के बारे में बात कर रहे थे? क्या उन्होंने सेकंड अवेकनिंग के एग्जामिनेशन रूम के बारे में कहा? ये सुनकर उसके बगल का स्टूडेंट कहता है, क्या सीनियर हुआंग तियांग ने अपने इंटरनल हेल्पर के रूप में 25 लेवल के वेग्रेंट को बुलाया है? और उसके बाद हम देखते हैं ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस रूम को। वहां प्रिंसिपल एक लिस्ट को देखते हुए कहते हैं, इस साल के अवेकनिंग सेरेमनी के सभी हेल्पर्स का नाम आ चुका है। क्या आप सब में से किसी के पास कोई सवाल है? प्रिंसिपल के इन बातों को सुनकर प्रोफेसर लियाओ उनसे कहते हैं, प्रिंसिपल मुझे ऐसा लगता है कि हुआंग तियांग किसी प्रकार के परेशानी से गुजर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक लेवल 25 के बंदे को अपने इंटरनल हेल्पर के रूप में क्यों ही रखता भला? इस प्रकार के टैलेंटेड और पोटेंशियल वाले स्टूडेंट पर हम इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरत सकते। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हम उसके इंटरनल हेल्पर को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और हुआंग तियांग को आज एग्जाम देने से रोक दें। इसी प्रकार हम अपने स्कूल के भविष्य को संजो सकते हैं। ये कहकर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन था जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाया, तो वो पक्का ही चेन क्विन होगा। अगर मैं आज उसे एग्जामिनेशन देने से रोक देता हूँ तो बाद में मैं किसी न किसी को ढूंढ ही लूंगा उससे डील करने के लिए। ये सोचकर वो मुस्कुरा ही रहे होते हैं, तभी एक प्रोफेसर उन्हें कहते हैं, प्रोफेसर लियाओ मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए मैं खुद ही गया था जियांग चेन कॉलेज और मैंने अपने आंखों से चेन क्विन के ताकत को देखा। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, उसे हम बस उसके लेवल से जज नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर प्रोफेसर लियाओ भड़क जाते हैं। वो कहते हैं, किस प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो कि वो लेवल 25 पर होकर एक सेकंड अवेकनिंग वाले बंदे को मदद कर सकता है? क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? डायरेक्टर वैंग, हमारे यूनिवर्सिटी के भविष्य के सितारे के साथ ऐसे किसी प्रकार के मजाक का खेल खेलने की कोशिश न करिए। उन दोनों के बातों को सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, मैं प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट के फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब प्रोफेसर लियाओ और डायरेक्टर वैंग को इसमें दिक्कत है तो क्यों ना आप दोनों एक शर्त लगाएं और जो इस शर्त में हारेगा उसे अपने शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी लेना होगा। ये सुनकर प्रोफेसर लियाओ अपनी बत्तीसी दिखाते हुए अपने मन में सोचते हैं, ये एक अच्छा चीज है। चैन क्विनमो अपने उस लेवल के साथ कभी भी इस अवेकनिंग मिशन को पास नहीं कर पाएगा और अगर मैं ये शर्त जीत जाता हूँ तो मैं वैंग काइफू को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ और साथ में ही अपने बेटे का भी बदला ले सकता हूँ। ये तो पूरी लाइफ में मात्र एक बार आने वाला अपॉर्चुनिटी है। ये सोचकर वो उससे कहते हैं, बहुत अच्छा, मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूँ। प्रोफेसर लियाओ के इस बात पर वैंग काइफू से कहते हैं, ठीक है, जब आप सहमत हैं तो मैं भी इस बात पे सहमत हूँ और चलिए स्क्रीन को खोलिए, सेकेंड अवेकनिंग का एग्जामिनेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। और इसी समय हम देखते हैं इस एग्जामिनेशन के सीक्रेट रिलम के एंट्रेंस का सीन, जहां चेन क्विनमो और हुआंग तियांग खड़े होते हैं और हुआंग तियांग चेन क्विनमो से कहता है, लोमो, इस समय का जो सीक्रेट रिलम है वो अंडरग्राउंड प्लेस में होने वाला है और उसका नाम उल्डामन है और वहां पर अर्थ एलिमेंट के मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और इस अवेकनिंग मिशन को पास करने के लिए हमें एक आइटम को ढूंढना होगा जो कि एक डिस्क की तरह है, उसे नूर गैनोन कहा जाता है। उसके इन बातों को सुनकर चैन क्विनमो उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो उस आइटम को प्राप्त करना ही इस टेस्ट को पास करने के लिए पर्याप्त है, भले ही हम इस सीक्रेट रिलम को क्लियर ना करें? ये सुनकर हुआंग तियान कहता है, मुझे पूरा यकीन है, जब तक हम उस आइटम को प्राप्त कर लेते हैं तब तक हमें पास माना जाएगा। ये सुनकर चैन क्विनमो उसके कान के पास जाकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है। और वो उससे कहता है, फुस 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 फुस। ये सुनकर हुआंग तियांग चौंकते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि इससे कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी? आज मेरा सेकेंड अवेकनिंग का एग्जामिनेशन है, ऐसे ही मेरे पे कोई सा भी एक्सपेरिमेंट मत करो। उसके इस बात पर चैन क्विनमो उस दरवाजा को खोलते हुए कहता है, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? बस तुम ये ध्यान में रखना कि तुम्हें मेरे 15 मीटर के रेडियस में रहना है, नहीं ज्यादा पास नहीं ज्यादा दूर। उसके बाद हम देखते हैं इस सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन, जहां चैन क्विनमो सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर को अपने पीछे भगा कर ले जा रहा होता है और हुआंग तियांग भी उन मॉन्स्टर के पीछे से आ रहा होता है। ये सभी लेवल 34 के इलाइट बॉस मॉन्स्टर होते हैं। इनमें से एक मॉन्स्टर गुस्से में कहता है, ये सभी बाहरी लोग हैं, खत्म करो इन्हें।
और इसे देख रहे हुआंग तियांग अपने मन में सोचता है, मैं जब भी लोमो को फॉलो करता हूँ तब मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता रहता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस मेथड को फॉलो करके हम सफल होंगे कि नहीं। और इन्हें देख रहे टीचर्स भी तरह तरह के बातें करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक टीचर कहता है, ये सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर को एक ही बारी में अपने पीछे भगा के ले जा रहा है और हुआंग तियांग सबसे पीछे है, तो जो व्यक्ति सामने है वो चेन कुनमो है। तभी एक और टीचर कहता है, क्या ये बस खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? ये लेवल 25 का सीक्रेट एलम है और यहाँ पे सेकेंड अवेकनिंग का एग्जाम चल रहा है। आखिरकार ये इसे ऐसे मजाक के रूप में कैसे ले सकते हैं? उन सभी के बातों को सुनकर प्रोफेसर लियाओ कहते हैं, देखा, इसी वजह से मैं कह रहा था कि बाहर के स्टूडेंट पे भरोसा मत करो। उसे पक्का ही ओरेकल यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर भेजा होगा हमारे यूनिवर्सिटी में जासूस बनने के लिए। ये एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद हमें उसे पकड़ लेना चाहिए और ओरेकल यूनिवर्सिटी से एक एक्सप्लेनेशन की मांग करना चाहिए। प्रोफेसर लियाओ के बातों को सुनकर डायरेक्टर वैंग अपने मन में सोच रहे होते हैं, तुम दोनों ये अच्छा होगा कि अपना ज्यादा एफर्ट डालो और मुझे निराश ना करो। और प्रिंसिपल भी अपने मन में सोच रहे होते हैं, मैं आशा करता हूँ कि उस ओल्ड मैन की बातें झूठी नहीं होगी। और तभी हम देखते हैं सीक्रेट एलम में चेन कुनमो को, जो दौड़ते हुए हुआंग तियांग से कहता है, हुआंग तियांग यही समय है। ये सुनते ही हुआंग तियांग साइड के गुफा में जाकर छुप जाता है और उसके छुपते ही चेन कुनमो अपने फैंटम क्लॉक को एक्टिवेट करता है और वो उन सभी मॉन्स्टर के सामने गायब हो जाता है। अपने टारगेट को एकाएक गायब हो जाते देख वो सभी मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सभी पीछे घूमकर भी देखते हैं लेकिन पीछे भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सभी चीजें देख रहे हुआंग तियांग कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था तुमसे, तुम एक ऐसे घटिया मेथड के बारे में सोच सकते हो। इस कारनामे से पक्का ही मुझे देख रहे टीचर्स की मात्रा बढ़ चुकी होगी। और हम देखते हैं उन सभी टीचर्स को जो इसे देख रहे बहुत ही ज्यादा चौंक चुके होते हैं। वो कहते हैं, आखिरकार ये कैसे हुआ? वो एकाएक गायब कैसे हो गया? और एक टीचर कहता है, वांग तियांग भी उन मॉन्स्टरों के पीछे से आ रहा था, तो जब चेन कुनमो गायब हो गया तो उन मॉन्स्टरों ने हुआंग तियांग को अपना टारगेट क्यों नहीं बनाया? इस सवाल को सुनकर प्रिंसिपल उन सभी को समझाते हुए कहते हैं, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। चेन कुनमो सभी मॉन्स्टर को अपने पीछे भगा के ले जा रहा था और हुआंग तियांग भी उन मॉन्स्टरों के पीछे से थोड़ी दूरी पर आ रहा था, तो उन मॉन्स्टरों को कभी एहसास ही नहीं हुआ उसके बारे में। और जब चेन कुनमो वहां से गायब होने वाला था उससे पहले ही हुआंग तियांग वहां से हट गया। इससे जब चेन कुनमो गायब हो गया तब उन मॉन्स्टरों ने पीछे देखा और पीछे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इससे उन्हें लगा कि पीछे तो कभी कुछ था ही नहीं। क्या ही शानदार टीम वर्क है।